आज हम रिपब्लिकन सोच के कुछ बुनियादी विचारों पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय पर एक कह सकते हैं अलग नजरिया देती है। बिल्कुल। कोशिश ये रहेगी कि इन विचारों को आसान शब्दों में समझें। जरूर। ये पूरी पड़ताल असल में इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है कि भाई समाज और राज्य को कैसे बनाया जाए ताकि नागरिक सचमुच में स्वतंत्र महसूस करें, मतलब किसी की दया पर न जिएं। और इसमें जो सबसे अहम विचार है वो है नॉन डोमिनेशन का। नॉन डोमिनेशन। हाँ, यानी किसी दूसरे की मनमानी शक्ति के अधीन न होना, उसकी मर्जी पर निर्भर न होना। तो फिर चलिए समझते हैं इसे। पहला बड़ा विचार तो स्वतंत्रता का ही है, लेकिन शायद वैसा नहीं जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। सही। मतलब सिर्फ रोक टोक का न होना ये काफी नहीं है। बिल्कुल सही समझ रही हैं आप। रिपब्लिकन विचार ये कहता है कि असली स्वतंत्रता सिर्फ ये नहीं है कि कोई आपको कुछ करने से रोक नहीं रहा। असली स्वतंत्रता तब है जब किसी दूसरे इंसान या संस्था के पास आपको अपनी मर्जी से रोकने या कह लीजिए नियंत्रित करने की ताकत ही ना हो। अच्छा। भले ही वो उस ताकत का इस्तेमाल कर रहा हो या नहीं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई मालिक है, अपने कर्मचारी पर बहुत मेहरबान है, दयालु है। हाँ। लेकिन उसके पास ये अधिकार तो है कि वो चाहे तो कभी भी उसे नौकरी से निकाल सकता है। बिल्कुल। तो वो कर्मचारी असल में आजाद नहीं माना जाएगा क्योंकि वो तो मालिक की मर्जी पर है। हाँ, बिल्कुल यही। इसी निर्भरता को, इसी स्थिति को डोमिनेशन या अधीनता कहते हैं। यहाँ स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ बाहरी रुकावटें न होना नहीं है, जैसा हॉब्स जैसे विचारक सोचते थे, बल्कि जैसा बर्लिन ने भी इशारा किया था, अपनी इच्छाओं को दबा लेना या किसी ताकतवर को खुश रखने की कोशिश करना वो स्वतंत्रता नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या आप किसी की मनमानी शक्ति के साये में जी रहे हैं? अगर हाँ, तो आप स्वतंत्र नहीं हैं। ये तो रोजमर्रा की समझ से काफी अलग है। हम तो यही सोचते हैं कि जब तक कोई रोक नहीं रहा हम आजाद हैं। हाँ, ये आम धारणा है। तो ये नॉन डोमिनेशन वाली सोच ज्यादा जरूरी क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये निर्भरता की जड़ पर, मतलब उस संभावना पर चोट करती है। सिर्फ दखल का न होना काफी नहीं है, अगर कोई जब चाहे तब दखल दे सकता है। सामग्री में दो तरह की बाधाओं का भी जिक्र है जो इसे कम करती हैं। अच्छा। एक तो वो जो आपकी क्षमता ही कम कर दें, जैसे गरीबी या जानकारी न होना, जिन्हें विशिएटिंग फैक्टर्स कहा गया है। और दूसरी वो जहां कोई सीधे सीधे अपनी इच्छा थोपता है, मतलब दखल देता है, इन्वेजिव फैक्टर्स। सच्ची स्वतंत्रता के लिए इन दोनों से सुरक्षा चाहिए। ठीक है, तो स्वतंत्रता का मतलब हुआ अधीनता से मुक्ति। अब इसे सामाजिक न्याय से कैसे जोड़ा गया है? रिपब्लिकन नजरिए में सामाजिक न्याय का सीधा सा मतलब है कि समाज में सभी नागरिकों को ये नॉन डोमिनेशन वाली स्वतंत्रता बराबर मिले। राज्य का काम है ऐसी व्यवस्था बनाना जहां कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक या समूह या किसी संस्था के अधीन न रहे। इससे शायद वो स्वतंत्र व्यक्ति वाले विचार से समझ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो व्यक्ति जो बिना किसी डर या चापलूसी के दूसरों की आंखों में आंखें डालकर देख सके। बिल्कुल। इसे आईबॉल टेस्ट कहा गया है, एक तरह का लिटमस टेस्ट। आईबॉल टेस्ट? हाँ। क्या समाज ऐसा है कि आप बिना डरे, बिना किसी की मेहरबानी पर निर्भर हुए दूसरों के बराबर खड़े हो सकते हैं, नजरें मिला सकते हैं? इसके लिए जरूरी है कि कुछ बुनियादी आजादियां, बेसिक लिबर्टीज, सबको समान रूप से मिलें और कानून और समाज के जो नियम कायदे हैं उनसे सुरक्षित हों। ये बुनियादी आजादियां कौन सी होंगी और उन्हें बराबर कैसे बनाया जाए, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, देखिए, ये वो आजादियां हैं जिनका सब एक साथ इस्तेमाल कर सकें और जो सबके लिए संतोषजनक हों। मतलब ऐसी आजादियां कि अगर एक व्यक्ति इस्तेमाल करे तो दूसरे के लिए कम ना पड़ जाएं, जिसे सोचने की, बोलने की आजादी। अच्छा। और इनसे सबको फायदा हो। मिसाल के तौर पर सोचने, बोलने, धर्म मानने, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने की, आने जाने की आजादी। इन्हें इस तरह सुरक्षित करना होता है कि ये सिर्फ कुछ खास लोगों या समूहों के लिए न रह जाएं और इनका इस्तेमाल दूसरों पर हावी होने या उन्हें अधीन बनाने के लिए ना हो। संतुलन जरूरी है। तो न्याय का मतलब सिर्फ पैसा या संसाधन बांटना नहीं हुआ। नहीं, उससे कहीं ज्यादा। बल्कि एक ऐसी स्थिति बनाना है जहां सब लोग अधीनता से मुक्त होकर जी सके। बिल्कुल। इसके लिए राज्य को क्या भूमिका निभानी होगी, क्या करना होगा? देखिए, इसके लिए सामग्री में एक मॉडल जैसा सुझाया गया है। 3 तरह के कार्यक्रमों का ढांचा है। अच्छा, क्या है वो? पहला है बुनियादी ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें आती है अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, एक निष्पक्ष कानूनी व्यवस्था, आर्थिक अवसर, पर्यावरण की सुरक्षा।
ये चीजें सबको सक्षम बनाती हैं। ठीक है, ये तो बेसिक जरूरतें हुई। हाँ, दूसरा है बीमा यानी इंश्योरेंस, जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, बेरोजगारी या बीमारी में मदद, कानूनी सहायता, ताकि लोग मुश्किल वक्त में जरूरत पड़ने पर दूसरों की दया पर निर्भर ना रहें। एक सेफ्टी नेट जैसा। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा है सुरक्षा या बचाव, जिसे इंसुलेशन कहा गया है। इसमें दो बातें हैं। एक तो खास रिश्तों में जहां शक्ति का असंतुलन होता है, जैसे मालिक मजदूर या पति पत्नी, वहां इस असंतुलन को कम करना। और दूसरी बात, एक मजबूत कानूनी व्यवस्था, खासकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो नागरिकों को दूसरों की मनमानी से बचाए और अधीनता को पनपने से रोके। तो अगर मैं संक्षेप में कहूं, रिपब्लिकन सोच स्वतंत्रता को किसी की मनमानी शक्ति से आजादी के तौर पर देखती है। सही। और न्याय का मतलब है इस आजादी को सबके लिए बराबर सुनिश्चित करना। और इसके लिए राज्य को सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि सक्रिय भूमिका निभानी होगी, व्यवस्था बनानी होगी। बिल्कुल सही। ये राज्य को सिर्फ हस्तक्षेप ना करने वाला, मतलब एक पैसिव ऑब्जर्वर नहीं मानता, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनाने वाला मानता है जहां नागरिक वास्तव में अधीनता से मुक्त जीवन जी सकें। और हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि ये स्वतंत्रताएं हमेशा कुछ नियमों के दायरे में ही मिलती हैं, और ये समाज के हिसाब से थोड़ी बदल भी सकती हैं, लेकिन जो मूल लक्ष्य है वो वही रहता है, अधीनता का खात्मा। सोचने वाली बात ये रह जाती है कि आज के हमारे समाज में जहां इतने अलग अलग तरह के शक्ति संबंध हैं, निर्भरताएं हैं, इस नॉन डोमिनेशन के आदर्श को असल में कितना हासिल किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम एक बड़े सवाल पर गौर कर रहे हैं। किसी सरकार के लिए सिर्फ अच्छे या कहिए निष्पक्ष नियम बनाना ही काफी क्यों नहीं होता? इसमें यह भी देखा जाता है कि उसे शासन करने का हक, मतलब वो जो वैधता है, वो कहाँ से मिलती है। बिल्कुल। आप सोचिए ना, कोई तानाशाह हो सकता है जो शायद बहुत कुशल हो, जिसके राज में सब कुछ व्यवस्थित लगे, नियम भी न्यायपूर्ण दिखे। हाँ हाँ। पर क्या हम उसके शासन को सही मानेंगे? यहीं पर वो वैधता का सवाल उठता है। ये इस बात से बिल्कुल अलग है कि नियम कितने अच्छे हैं, यानी सामाजिक न्याय कैसा है। अच्छा, तो आज की बातचीत इसी पर रहेगी कि ये वैधता आखिर है क्या चीज, और इसका हम लोगों की आजादी से क्या लेना देना है। तो पहली बात जो दिमाग में आती है, ये सामाजिक न्याय और राजनीतिक वैधता, ये सुनने में थोड़े एक जैसे लगते हैं, इनमें ठीक फर्क क्या है? देखिए, सामाजिक न्याय का लेना देना समाज के अंदरूनी ताने बाने से है। मतलब लोगों के आपसी रिश्ते कैसे हैं, नियम कितने निष्पक्ष हैं, मौके संसाधन कैसे बटे हुए हैं वगैरह। जबकि वैधता का संबंध सीधा सीधा सरकार और नागरिकों के बीच के रिश्ते से है। अच्छा, क्या इस सरकार को शासन करने का अधिकार है? हाँ। क्या जिस तरीके से ये सत्ता में आई और काम कर रही है वो तरीका जायज है? तो ऐसा मुमकिन है कि कोई सरकार बहुत अच्छे काम करे, सामाजिक न्याय भी दे, पर फिर भी अवैध हो, जैसे शायद कोई बाहरी ताकत का शासन। हाँ बिल्कुल। या इसका उल्टा भी हो सकता है पूरी तरह। अच्छा, कैसे? कोई सरकार पूरी तरह से वैध हो, मतलब लोगों की सहमति से बनी हो, पर उसकी नीतियां सामाजिक न्याय के हिसाब से खराब हो। इसीलिए ये दो अलग पैमाने हैं किसी भी शासन को परखने के। सिर्फ नतीजे अच्छे होना काफी नहीं है। सही। ये भी देखना होता है कि सत्ता किसके हाथ में है और कैसे इस्तेमाल हो रही है। तो फिर ये वैधता इतनी जरूरी क्यों है? अगर नियम ठीक हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है कि शासक कौन है या कैसे आया सत्ता में? देखिए, वैधता इसलिए अहम है क्योंकि यही तय करती है कि नागरिकों का सरकार के प्रति कर्तव्य क्या बनता है। कर्तव्य? कैसा कर्तव्य? मतलब अगर कोई शासन वैध माना जाता है तो भले ही आप उसके किसी कानून से सहमत ना हो, आमतौर पर यह उम्मीद की जाती है कि आप उसे बदलने की कोशिश व्यवस्था के अंदर रहकर करेंगे। अच्छा। आप विरोध करेंगे, बहस करेंगे, पर शायद सीधे विद्रोह नहीं। मतलब वैधता एक तरह से ये तय करती है कि विरोध की सीमा क्या है। क्या ऐसा है कि वैध सरकार के खिलाफ शायद सिर्फ नीतियों का विरोध होता है, पर अवैध सरकार के खिलाफ तो शायद विद्रोह भी जायज माना जा सकता है? हाँ, मोटे तौर पर यही बात है। अवैध शासन के खिलाफ प्रतिरोध का एक नैतिक आधार बन सकता है, लेकिन वैध शासन के कानूनों से असहमत होने पर भी उस शासन को उखाड़ फेंकने का आधार आमतौर पर नहीं बनता। वैधता, आप कह सकते हैं, एक किस्म की स्थिरता लाती है। और इसका लोगों की आजादी से क्या ताल्लुक है?
ये बात थोड़ी उलझी हुई सी लगती है मुझे। नहीं, इसका बहुत गहरा संबंध है, खासकर अगर हम आजादी को सिर्फ कोई रोक टोक ना हो के तौर पर ना देखें। अच्छा। बल्कि इस रूप में देखें कि हम किसी की मनमानी के अधीन ना हों। इसे कुछ विचारक फ्रीडम एज नॉन डोमिनेशन कहते हैं। फ्रीडम एज नॉन डोमिनेशन। हो। देखिए, कोई भी सरकार कुछ हद तक दखलंदाजी तो करेगी ही, टैक्स वसूलेगी, नियम तोड़ने पर सजा देगी, ये तो शासन का हिस्सा है। हाँ, ये तो है। तो फिर आजादी बची कहाँ? अगर सरकार दखल दे रही है तो आजादी तो कम हो गई ना। यहीं पर वैधता काम आती है। आजादी तब सुरक्षित रहती है जब सरकार की ये दखलंदाजी मनमानी ना होकर लोगों के नियंत्रण में हो। लोगों के नियंत्रण में कैसे? कोई उदाहरण? हाँ, मिसाल के तौर पर मान लीजिए आपने अपने दोस्त को अपनी शराब की अलमारी की चाबी दी और कहा, देखो मैं ज्यादा पीने लगता हूं तो मेरे मांगने पर भी 24 घंटे से पहले चाबी मत देना। ठीक है। अब अगर आप नशे में चाबी मांगते हैं और दोस्त मना कर देता है तो ये दखलंदाजी तो है, पर ये आपकी मर्जी के तहत है। हाँ, मेरे ही बनाए नियम के मुताबिक है। बिल्कुल, आपके ही बनाए नियम के मुताबिक है। ये आजादी का हनन नहीं, क्योंकि ये मनमाना नहीं है। अच्छा, ये दिलचस्प उदाहरण है। तो इसी तरह अगर सरकार की शक्ति लोगों के नियंत्रण में है तो उसका दखल देना हमारी आजादी को खत्म नहीं करता है। सही कहा। अगर सरकार का शासन लोगों के नियंत्रण में है तो उसकी दखलंदाजी वैध मानी जाती है और वो लोगों की स्वतंत्रता मतलब मनमानी से मुक्ति उसको छीनती नहीं। तो ये लोगों का नियंत्रण ये असल में कैसा होना चाहिए? क्या सिर्फ चुनाव में वोट डाल देना ही काफी है? ये नियंत्रण है? नहीं, ये नियंत्रण इससे ज्यादा गहरा और पुख्ता होना चाहिए। इसके लिए 3 शर्तें जरूरी मानी जाती हैं। 3 शर्तें कौन सी? पहली, ये व्यक्तिगत हो, यानी नियंत्रण में सभी नागरिकों की बराबर पहुंच और हिस्सेदारी हो। बराबर मतलब कोई भेदभाव नहीं। हाँ, ऐसा न हो कि कुछ समूह ज्यादा ताकतवर हों और कुछ की आवाज सुनी न जाए। ठीक है, सबकी बराबर हिस्सेदारी। और दूसरी शर्त? दूसरी, यह बिना शर्त हो, मतलब ये नियंत्रण किसी की मेहरबानी पर न हो, न सरकार की न किसी और ताकत की। अच्छा। ये लोगों का अधिकार हो जिसे छीना न जा सके। सरकार बदले या न बदले, ये नियंत्रण लोगों के पास बना रहना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी बात है। और तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त है कि यह प्रभावशाली हो। प्रभावशाली मतलब नियंत्रण सिर्फ नाम का नहीं बल्कि असरदार होना चाहिए। इतना असरदार कि अगर सरकार कोई ऐसा फैसला लेती है जो लोगों के एक बड़े हिस्से को पसंद नहीं, तो वे उसे किसी ताकतवर की मनमानी समझने के बजाय ये सोच सकें कि प्रक्रिया तो सही थी, बस नतीजा हमारे पक्ष में नहीं आया। इसे कुछ लोग टफ लक टेस्ट कहते हैं। टफ लक टेस्ट? वाह, ये तो सोचने लायक बात है। यानी अगर सिस्टम पर लोगों का नियंत्रण है तो हार को भी स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि वो मनमानी नहीं बल्कि प्रक्रिया का हिस्सा है। बिल्कुल, नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि हमेशा आपकी पसंद का नतीजा आए। हाँ। मतलब ये है कि प्रक्रिया पर आपका और बाकी नागरिकों का साझा नियंत्रण है, किसी बाहरी या मनमानी शक्ति का नहीं। अगर प्रक्रिया पर नियंत्रण है तो नतीजे भले ही मन मुताबिक ना हो, पर आपकी स्वतंत्रता यानी किसी की मनमानी के अधीन न होने की स्थिति वो बनी रहती है। तो क्या लोकतंत्र इसी तरह का नियंत्रण स्थापित करने का एक तरीका है? क्या यही उसका असली मकसद है? हाँ, काफी हद तक। लोकतंत्र का आप कह सकते हैं मूल विचार ही ऐसी संस्थाएं और प्रक्रियाएं बनाना है जिनसे लोगों को सरकार पर इस तरह का नियंत्रण मिल सके। वही नियंत्रण, व्यक्तिगत, बिना शर्त और प्रभावशाली। जी हाँ, वही। और यही नियंत्रण सरकार को वैधता देता है और ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सरकार की ताकत नागरिकों की स्वतंत्रता को खत्म ना कर दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि लोकतंत्र में जनता का सरकार पर असर कैसे पड़ता है, लेकिन क्या सिर्फ असर काफी है या जरूरी है कि जनता का सरकार पर एक किस्म का नियंत्रण हो ताकि सरकार उसी दिशा में चले जो ठीक लगे सबको? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि क्या सिर्फ वोट देना काफी है या लोगों को जानबूझकर जनहित साधना चाहिए, या फिर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे अनजाने में ही सही सरकार सही दिशा में चले। कुछ पुराने और एक नए नजरिए पर बात करेंगे। बिल्कुल, असली मुद्दा तो यही है कि जनता का प्रभाव सरकार के लिए एक स्वीकार्य दिशा कैसे तय कर सकता है। मतलब वो नियंत्रण कैसे बने जिससे सत्ता मनमानी ना लगे और सबको लगे कि हाँ, उनकी भी बात सुनी जा रही है। चलिए पहले एक आम विचार देखते हैं। एक सोच यह है कि लोकतंत्र बस चुनाव जीतने का खेल है। पार्टियां वोट पाने के लिए वादे करती हैं,
पर क्या इससे वाकई जनता की मर्जी पूरी होती है? शायद नहीं। कई बार जनता की राय बटी हुई या थोड़ी अस्पष्ट सी होती है। नेता इसका फायदा उठा सकते हैं। हाँ, इसमें जनता का असर तो दिखता है बिल्कुल, पर सरकार किसी एक सबके लिए ठीक दिशा में चले ये जरूरी नहीं। इसे हम कह सकते हैं असर तो है पर नियंत्रण नहीं। ठीक है, ये शायद तानाशाही से तो बेहतर है, पर असली लोक नियंत्रण वाली बात नहीं है इसमें। अच्छा, तो फिर एक दूसरा नजरिया भी है। वो ये कहता है कि लोगों और उनके चुने हुए नेताओं को सोच समझकर जनहित के लिए काम करना चाहिए, सबके भले के लिए। और ये जनहित सिर्फ निजी फायदों का जोड़ नहीं है, बल्कि समाज में बराबरी से रहने की जो साझा जरूरतें हैं वो है, जैसे अपने धर्म को मानने की आजादी। हाँ, पर देखिए, ये सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना व्यवहारिक शायद नहीं है। क्या हम नेताओं और नागरिकों की ईमानदारी पर, उनकी निस्वार्थता पर इतना भरोसा कर सकते हैं? हमेशा निजी फायदे या चुनावी दबाव से ऊपर उठकर काम करना थोड़ा मुश्किल है। ये उम्मीद करना कि सब हमेशा नैतिक रूप से सही ही करेंगे थोड़ा अवास्तविक लगता है ना? एक तीसरी दिलचस्प सोच भी है। क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार सही रास्ते पर अपने आप चलने लगे, जैसे बाजार में चीजों की कीमतें तय होती हैं वैसे? फंडा यह है कि अगर सब अपना अपना हित साधें तो शायद चुनावी प्रक्रिया से अपने आप सबका भला हो जाए। एक तरह का अनदेखा हाथ। देखिए, इस अनदेखे हाथ वाले विचार में भी बड़ी दिक्कतें हैं। पहली बात तो ताकतवर समूह या अमीर लोग वो व्यवस्था को अपने हक में मोड़ सकते हैं, इससे कमजोर आवाजें दब सकती हैं। और दूसरी बात, जरूरी नहीं कि समूहों का असर उनकी संख्या के हिसाब से हो। अक्सर पैसा और संगठन ज्यादा मायने रखता है। ये उस अनदेखे चरवाहे से अलग है जिसकी बात हम शायद अभी करेंगे। तो अगर ये तरीके उतने कारगर नहीं हैं, तो फिर असल नियंत्रण आता कहाँ से है? कोई और रास्ता है? हाँ, बिल्कुल। पहला स्तर तो वही है जो हम रोज देखते हैं, चुनाव, बहसें, विरोध प्रदर्शन वगैरह। लेकिन खास बात यह है कि जब लोग सार्वजनिक मंच पर पब्लिक में बहस करते हैं तो उन्हें ऐसे तर्क देने पड़ते हैं जो सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी कुछ हद तक सही लगे। इसे हम स्वीकार्यता की कसौटी कह सकते हैं। आपको अपनी बात दूसरों को भी जायज ठहराकर मनवानी पड़ती है ना? अच्छा, और यहीं से दूसरा ज्यादा गहरा स्तर शुरू होता है। लगातार ऐसी सार्वजनिक बहस और जवाबदेही से समाज में धीरे धीरे कुछ अलिखित नियम या मानदंड, नॉर्म्स बन जाते हैं। बिल्कुल सही। ये मानदंड तय करते हैं कि किस तरह की सरकारी नीतियां और काम करने के तरीके समाज को मंजूर हैं। और यही वो अनदेखा चरवाहा है। सरकार को आखिर में इन मानदंडों के दायरे में रहना ही पड़ता है। अगर वो इनसे भटकती है तो उसे जनता के विरोध का, चुनौती का सामना करना पड़ता है। ये मानदंड ही सरकार को सही रास्ते पर रखते हैं, भले ही रोजमर्रा की खींचतान कुछ और दिखे। ये उस अनदेखे हाथ की तरह नहीं है जो मानता है कि स्वार्थ से सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये सार्वजनिक तर्क वितर्क से निकली साझा समझ पर आधारित है। तो इस मॉडल की खूबी ये हुई कि ये ना तो नेताओं की महानता पर निर्भर है, नहीं ये मानता है कि सबके अपने स्वार्थ साधने से अपने आप भला हो जाएगा। इसकी ताकत सार्वजनिक बहस और उससे बनने वाले सामाजिक मानकों में है। और ये दिखाता है कि असली ताकत उन सक्रिय नागरिकों में है जो लगातार सवाल उठाते हैं, बहस करते हैं, सरकार को जवाबदेह बनाते हैं। वो गठनकारी जनता। इन्हीं के वजह से जो सरकारी ढांचा बनता है, यानी गठित जनता या राज्य, वो नियंत्रण में रहता है। ये लिंकन की बात को जनता द्वारा जनता के लिए शासन सही मायने देता है, जहां जनता द्वारा का सिर्फ वोट डालना नहीं बल्कि लगातार निगरानी और संवाद है। तो संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि सरकार पर सिर्फ असर होना शायद काफी नहीं है, नियंत्रण जरूरी है। और सीधे सीधे जनहित साधने की कोशिश या फिर अनदेखे हाथ पर भरोसा करने में भी अपनी अपनी कमियां हैं। हाँ, और हमने एक 2 स्तरीय मॉडल पर बात की, जहां रोजमर्रा की राजनीतिक गहमा-गहमी और खासकर सार्वजनिक बहस से धीरे धीरे ऐसे मानदंड बनते हैं जो सरकार की दिशा तय करते हैं। असली लोकतांत्रिक नियंत्रण शायद इसी धीमी मगर लगातार चलने वाली प्रक्रिया में है। तो आज हमने इन अलग अलग विचारों को समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि ये चर्चा जानकारीपूर्ण रही होगी। क्या ये समझने में मददगार था कि लोकतंत्र में नियंत्रण असल में कैसे काम कर सकता है? आपके विचार क्या हैं इस पर? हमें जरूर बताएं कि हम अपनी प्रस्तुति को, अपने समझाने के तरीके को और बेहतर कैसे बना सकते हैं।